प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल कितने वर्ण होते हैं, वर्णों में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वरों के प्रकार और व्यंजनों के प्रकार। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज की। और ये वीडियो जो है ये फर्स्ट क्लास से लेकर +2 तक BA और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, SSC है, चाहे राजस्थान बोर्ड का है, चाहे यूपी बोर्ड का है, किसी भी बोर्ड में किसी भी भर्ती के लिए इस वीडियो से संबंधित प्रश्न उत्तर जरूर आते ही आते हैं। तो चलिए हम जल्दी से बिना समय बर्बाद करें शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी वर्णमाला, जैसे बोर्ड पर लिख रखा है, हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या अलग अलग विद्वानों के अलग अलग हैं। कुछ 52, कहीं आपको 52 लिखे मिलेंगे कुछ बुक के अंदर, और कुछ बुक के अंदर आपको 53 लिखे मिलेंगे, कुछ बुक के अंदर आपको 54 भी लिखे मिलेंगे। लेकिन मैं कुछ भी नहीं इसमें डिसाइड करूंगा। अंत में वीडियो आप अपने आप इसको गिन कर आप इसको डिसाइड कर लेना कि कुल कितने वर्ण हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्णों की संख्या, वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्वर। जैसे कि आप सबको पता है स्वर किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें उसे कहते हैं स्वर। तो स्वर आज तक हम जो पढ़कर आए हैं, पहली कक्षा से, नर्सरी कक्षा से लेकर आज तक हम जिन्हों स्वरों को पढ़ा है, तो हमने सीधा ही स्वरों को पढ़ा है, ए, आ, ई, उ, ओ, ऐ। लेकिन यहाँ हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे और आपको एक एक चीज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। जैसे स्वर है, स्वर के भेद। सबसे पहले स्वर के भेद। तो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 हर्ष स्वर। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। हर्ष का मतलब होता है जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु कम बाहर आती है। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। ये है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर का मतलब होता है जिनको उच्चारण करते समय प्राण वायु कम से कम बाहर निकले। इसका एक नाम और भी है, इनको कहते हैं मूल स्वर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि अलग अलग विद्वान भी इस चीज को मानते हैं कि ये जो स्वर हैं ये मूल हैं, बाकी सभी स्वर जो हैं वो इनके सहयोग से ही बने हैं। मूल का मतलब होता है जड़, यानी कि हिंदी वर्णमाला की जड़ यही मानी जाती है। अ, ई, ओ, री जो है ये संस्कृत से आया हुआ है। हिंदी के अंदर ज्यों का त्यों शब्द है, इसको हिंदी का नहीं कहेंगे री को, ये संस्कृत का है। संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों लिया गया है। तो ये हो गए हर्ष स्वर, जिनके उच्चारण में प्राण वायु अंदर से कम बाहर आए उसे हर्ष स्वर कहते हैं। नंबर 2, नंबर 2 पे आता है दीर्घ। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इन्हीं स्वरों की सहायता से बनता है। ए के साथ ए मिल जाए क्या हो जाता है? आ। जैसे आ, प्राण वायु ज्यादा बाहर आ रही है। ई के साथ ई मिलने पर क्या हो जाता है? ई। और उ के साथ उ मिलने पर क्या हो जाता है? ऊ। इनको भी प्राण वायु ज्यादा बाहर निकलती है। समझने के लिए ए के साथ ए मिलेगा, क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ई के साथ ई मिलेगा,
क्या बन जाएगा ई, ऊ के साथ ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा ऊ। तो ये इसकी व्यवस्था है। ए आ प्राणवायु ज्यादा, ई ई उ ऊ प्राणवायु ज्यादा निकलेगी तो इनको कहते हैं दीर्घ स्वर। इसके बाद नंबर 3, हिंदी के अंदर इन वर्णों को कहा जाता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संस्कृत में इसको कहते हैं प्लूत, संस्कृत में प्लूत, प्लूत स्वर। हिंदी में संयुक्त कहेंगे, संस्कृत में प्लूत कह देते हैं। अब संयुक्त क्यों कहा जाता है? बहुत से ऐसे टीचर भी होंगे, अध्यापक या विद्वान, तो ये कहेंगे कि ये सही नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए। संयुक्त का मतलब इसमें दो भिन्न भिन्न स्वर आपस में जुड़कर नए स्वर का निर्माण करते हैं, इसलिए हिंदी वर्णमाला के अंदर इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे मैं यहाँ से आप इसको पूरा एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ इसको समझ सकते हो। संयुक्त में सबसे पहले आता है आई, आई है, इसका निर्माण एक तो ए प्लस ई इसे होता है, फिर आ जाता है आई, इसका निर्माण ए प्लस आई इसे हो गया। अब आ जाओ औ, औ, औ का उच्चारण बनता किससे है? ए के साथ जब ऊ मिलता है तब औ का निर्माण हो जाता है, औ। औ, इसका निर्माण ए के साथ और मिलता है तब इसका निर्माण होता है। अब गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। नोट डाउन कर लीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम का भी ये प्रश्न बनता है। स्वरों की संख्या आपसे पूछे तो कितनी है? 11। स्वर के कितने भेद हैं? 3। हर्ष स्वर, हर्ष का मतलब जिनमें प्राणवायु उच्चारण करते समय कम बाहर आए, अ ई उ और री, इसको मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि जड़ यही है। भगवान शिव के डमरू से जब आरंभ ध्वनि का निर्माण हुआ तो इन्हीं वर्णों का निर्माण हुआ था। दीर्घ स्वर, जब ए के अंदर ए और मिल जाता है यानी कि दुगुनी प्राणवायु बाहर आती है, ए प्लस ए आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, तो आ ई और ओ, ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। फिर है संयुक्त, दो भिन्न भिन्न स्वर, दोनों भिन्न भिन्न स्वर, ए और ई, आई, ए और ए, औ, ए और उ, औ, ए और ओ, औ। ये आपके स्वरों के 3 भेद हैं। हिंदी में एक टॉपिक आता है संधि। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में हिंदी, 11वीं 12वीं के अंदर भी हिंदी में संधि का टॉपिक है। संधि तभी आएगी जब स्वर और व्यंजन का मूल स्ट्रक्चर जो है उसका निर्माण कैसे होता है। जिस बच्चे ने ये समझ लिया उनको संधि पल झपकते ही समझ में आ जाएगी। अगर ये चीज समझ में नहीं है, ये चीज आपने नहीं देखी है, तो आपको हिंदी में संधि नहीं आएगी। तो आगे से जब आगे बढ़ेंगे हम तो आगे संधि का टॉपिक आएगा। तो संधि के टॉपिक से पहले ये चीज आपको अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक है। अब इसके अंदर कुछ बच्चे कहेंगे कि 2 और रह जाते हैं जी, वो 2 क्या होते हैं? अंग, और आपको पढ़ाया गया ए है, बचपन से ये पढ़ाता है, इसको अंग कहा है, इसको ए है। ये दोनों ही गलत है। जो पढ़ाया गया वो एक आपको याद रह जाए इसलिए पढ़ाया गया था। ये दोनों हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार,
क्या कहेंगे इसको? अनुस्वार। इसको अनुस्वार कहेंगे, अनुस्वार। और ये क्या है? विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग। और दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा, इसको कहेंगे अयोगवा। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने इसे अयोगवा कहा है। जो अयोग्य होने पर भी साथ में वहा हो, यानी कि चल रहे हो, अयोग्य होने पर भी हमारे साथ हो, इसलिए इनको नाम दिया गया अयोगवा। हिंदी वर्णमाला के अंदर ये स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले इनका स्थान है, इसलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। 10वीं कक्षा के अंदर 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं। कक्षा 9वीं 10वीं 2 अंक आपको पक्के करने हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए अलग से हो गया इसी वीडियो के अंदर ही। इनको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। 9वीं 10वीं के अंदर प्रश्न आता है कि अयोगवा किसे कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो वर्ण स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आए उन्हें अयोगवा कहा जाता है। और दोनों चित्रा बना दोगे, दोनों की मुखड़ा बना दोगे और इसको अनुस्वार और विसर्ग कह देंगे, आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो ये आपका स्वर से संबंधित टॉपिक। अब हम करेंगे व्यंजन। स्वर के बाद अब हम बात करेंगे व्यंजन की। हिंदी वर्णमाला का दूसरा पार्ट व्यंजन, जैसे ऊपर लिख रखा है। तो व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आपको एक एक करके बारीकी से सारी चीज मैं यहाँ समझाऊंगा। तो ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए। व्यंजन में सबसे पहले आता है क, ख, ग, घ, अंग। अगर इनके हलंत लगाएंगे हम तभी ये क्या बनेंगे? व्यंजन बनेंगे। हलंत लगते ही ये क्या हो गए? स्वर रहित हो गए। जब तक हलंत साथ में नहीं है, स्वर साथ में है, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन की डेफिनेशन या व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन में से स्वर को निकालने के लिए हलंत लगाया है। अब ये क्या हो गए? शुद्ध व्यंजन हो गए हैं, स्वर रहित हो गए हैं। तो पहला जैसे लिख दिया हमने क, ख, ग, घ, अंग है। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसको अड़े कहते हैं। ये अड़े नहीं है, अंग है ये। अड़े क्या होता है ये हम आगे जाके इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद चौ, छो, जो, झो, नो, फिर टो, छो, दो, दो, ना। उसके बाद तो, थो, दो, धो, नो, प, थो, द, ध, न। ये गिनिए ध्यान से। अब इधर से गिनेंगे हम यूं, 5 हैं। इधर से हम नीचे गिनेंगे, 5 हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 गुणा 5 कितने हो गए? 25। 5 गुणा 5 कितने हो गए? 25।
ये 25 हो गए। वर्ग में है 5 यूं है 5 यूं है, इसके लिए इसको कहते हैं, इन सभी को कहेंगे वर्गीय व्यंजन। क्या कहेंगे? वर्गीय, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। क्यों कहेंगे वर्गीय व्यंजन? क्योंकि वर्ग में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा 5 25। ये 25 क्या है? वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन के अलावा इनका एक और नाम है, वर्ग के अलावा इनको कहते हैं सपर्श व्यंजन। सपर्श व्यंजन, सपर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्णों को उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीवा है वो कहीं ना कहीं, या अंदर से निकलने वाली प्राण वायु है वो हमारे कंठ से लेकर ओष्ठ तक, कंठ से लेकर ओष्ठ तक किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। तो सीधा सा है, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 वर्ग में है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राणवायु और जीवा जो है वो उच्चारण करते समय कंठ से लेकर ओष्ठ तक किसी ना किसी भाग को स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर कुछ एक चीजें मैं आपको यहाँ थोड़ी बड़ी बताऊंगा, क्योंकि व्यंजन प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान है, वो हम अगली वीडियो के अंदर जो अलग से वीडियो बनाऊंगा उच्चारण स्थान की, उसके अंदर हम डिटेल से इसको करेंगे। तो ये देखिए इनको उच्चारण को खो कंठ से बोला जा रहा है, तो कंठ से क्या बनेगा? कंठे, कंठ से कंठे, यानी ये 5 वर्ण जो है ये कंठ से उच्चारण होते हैं, इसलिए इनको कंठे कहा जाता है। कंठ के बाद हम थोड़ा ऊपर आएंगे तो बीच में मुलायम जगह है, उसको तालु कहते हैं। तालु, तालु से तालवे, ये तालवे, यानी कि ये कंठे व्यंजन, ये तालवे। तालु से आगे हम थोड़ा सा आएंगे तो हर एक मुंह के अंदर यहाँ एक खरदरी जगह होती है, सिलवटेदार ऐसे लाइनेदार जगह है। होठ से अंदर हम दांत से थोड़ा अंदर जाएं तो सिलवटे हैं, उनको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा, मूर्धा। तो मूर्धा से क्या बन जाता है? मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन, कंठे व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धा से मूर्धन्य, मूर्धा से मूर्धन्य व्यंजन। अब आ जाते हैं उससे आगे, मूर्धा से आगे जब हम आएंगे तो अगला है दंत। क्या है? दंत। दंत से दंत्य, दंत्य, दंत्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन। और दांत से आगे आते हैं हम ओठ पर, ओष्ठ्य व्यंजन। ओठ, ओष्ठ, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। ध्यान से देखिए, कंठे व्यंजन से पूछे तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के अंदर कंठे व्यंजन है तो ये 5 है, तालव्य व्यंजन ये 5 है, मूर्धन्य व्यंजन ये 5 है, दंत्य व्यंजन ये 5 है, ओष्ठ्य व्यंजन ये 5 है। ये सिर्फ वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के अंदर पूछे तब के लिए है। वैसे कंठे व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य, दंत्य ये स्वर भी होते हैं, और स्वर के अलावा दूसरे आगे जो आएंगे वो भी होंगे। तो इनको हम कहेंगे, सभी को याद भी होगा, पढ़ा भी होगा, कै से लेके मैं तक। मैं के बाद ये रे, ये रे, ले और वे, ये रे ले वे।
ये रे ले वे। ध्यान से उच्चारण करिए, बार बार रिपीट करिए, करके देखिए आपको समझ में आ जाएगी बात। ये रे ले, अंदर जा रही है, घुट रही है, अंदर अंदर ही जा रही है, तो इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। क्यों कहते हैं अंतस्थ व्यंजन? क्योंकि इनका जो उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु अंदर जा रही है, घुट रही है, अंदर वापस जा रही है, रे ले वे, अंदर जा रही है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन। क्या कहेंगे इनको? अंतस्थ व्यंजन। तो क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ट ठ ड न त थ द न प फ व म ये रे ले वे, श और है। श और है, ये चार और हो गए। अब ध्यान से उच्चारण करिए इनका, श और श और है। ये जब उच्चारण करते हैं तो जीवा बिल्कुल स्टक जाती है, वायु जीवा के दोनों ओर से बाहर निकलती है घर्षण के साथ, और वायु गर्म हो जाती है, इसलिए वो कहते हैं उष्म। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, इसलिए लोग कहेंगे उष्म व्यंजन। ये तीनों जो स हैं इनमें बड़ी मुश्किल आती है बच्चों को कि ये कौन सा स है। सिंपल सी बात है, ये स तो जीवा हमारी तालु के साथ स्पर्श करती है। किसके साथ? तालु के साथ। तो ये तालु करती है, तो ये है तालव्य, तालव्य व्यंजन। ये स मूर्धा से है, मूर्धा से है, तो ये है मूर्धन्य व्यंजन स। और ये है दंत से उच्चारण करते हैं, तो दंत से दंते, दंते। ये किससे है? दंते से। तालु वाला से, मूर्धा वाला से और दंते, यानी जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा श तालु से टकराती है, श मूर्धा से और श दांत से, और ये है पूरा मुंह खुल जाता है, पूरा मुंह खुल जाता है। जीवा मूल्य कहते हैं है को, लेकिन है ये उष्म व्यंजन के अंदर ही। तो ये हो गया आपका उष्म व्यंजन। अब देखिए श, त्रे गे, क्ष त्रे और गे। बचपन से आप पढ़ते हो श क्षत्रिय, त्रिशूल, गे ज्ञानी, इस तरह से याद नहीं करना है। ये इनको बोलते हैं शुंत व्यंजन। क्या बोलेंगे? शुंत, शुंत व्यंजन, शुंत व्यंजन। अब शुंत व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग वर्णों से बना हुआ है। कै बना हुआ है कै और श से, त्रै बना हुआ है तै और रै से, और गे बना हुआ है जय प्लस ई से। तो ये कै और श, त्रै और जय और ये गे, दो भिन्न भिन्न वर्णों से बना है, इसलिए इसको शुंत व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा शुंत व्यंजन हिंदी में दे, जो विद्या में लगाते हैं, ये किससे बना है? दे प्लस ये से। इसके अलावा श, सरवण वाला श, ये किससे बना है? श और रै से। तो ये आपके शुंत व्यंजन हो गए। श कै और श से, तै और रै से, जय और ये से, दे और जय से, श और रै से। इसके अलावा दो वर्ण और रह गए जो आप पढ़ते आए हैं। एक तो
तीसरी पंक्ति के अंदर और पहली पंक्ति के अंदर आखिरी वर्ण आया है। यहां आपने देखा होगा डे है, एक ये हो जाता है नीचे लगाया हुआ, और एक देखा है आपने इसके नीचे बिंदु लगा हुआ है। ये दो वर्ण भी हिंदी वर्णमाला के हैं। इनका जब ये बिंदी नीचे लगती है तो इसका मतलब होता है कि वायु के साथ जो ध्वनि उच्चारण हो रही है उसमें रे की साउंड आएगी, यानी कि रे की ध्वनि आएगी। है और रे, है और रे का उच्चारण, यानी दो गुण हैं। कितने हैं? दो गुण। कितने गुण हैं? दो गुण। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विगुणीय। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, तो इनको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन है, दो गुण है इनके अंदर। इस चंडीगढ़ के अंदर रे है की उच्चारण आता है, तो है और रे का उच्चारण इसी तरह से चंडीगढ़ में आपने सब इनको वर्णों को देखा होगा। इसके अलावा जय, है, ऐसे नीचे बिंदु लगे मिलेंगे आपको, इनको बोलते हैं आगत वर्ण। आगत व्यंजन। ये सिर्फ और सिर्फ अरबी फारसी भाषा के अंदर प्रयोग होता है। जब अरबी फारसी के शब्द होते हैं, अरबी और फारसी के शब्द होंगे, उनके अंदर ऐसे नुक्ता भी कह देते हैं इसको, नुक्ता या आगत व्यंजन। अरबी और फारसी भाषा में जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उनके अंदर जय और फे के नीचे भी आ जाता है, तो उनको आगत व्यंजन कह देते हैं। तो ये अब कुल वर्ण देखिए कितने हो गए व्यंजन। 25 और 4 29, 4 33। तो हिंदी में आपने व्यंजन कितने सुने हैं? 33। तो जब व्यंजनों की संख्या आएगी हिंदी वर्णमाला में, आपसे खाली ये प्रश्न पूछे जाए, विशेष तौर पे कंपटीशन एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं ये, कि जब आपसे ये पूछे जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। 25, 4 अंतस्थ, 29 और 4 उष्म। 25, 4 33। तो 33 आपके व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन 4 और हो गए। तो टोटल वर्ण कितने हो गए? अगर हम वर्णों की बात करें हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्वर कितने थे? 11। व्यंजन कितने हो गए? 33। टोटल कितने हो गए? 44। 44 के अंदर क्या जोड़ना है? और 1 2 3 4 और 5। 4 आपने संयुक्त व्यंजन जोड़ दिया, 1 क्षय वाला जोड़ दिया, 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ दिए। अब देखिए 11 33 44, 44 में 4 48, 48 2 50, 51। तो कितने वर्ण हो गए? 51। 2 द्विगुण व्यंजन हो गए, 4 और 5, 44 4 48 और 5 48 और 3 51। तो ये आपके व्यंजन हो गए।